एस्पिरेंट्स, कुछ ही समय पहले मैंने एक कहानी सुनी थी। वो कहानी है चाइनीज बैम्बू ट्री की कहानी। उसमें ऐसा कहा जाता है कि जब किसान उस पेड़ के बीज को बोता है तो उसे 5 साल लगातार खाद और पानी देता रहता है। लगातार 5 साल खाद और पानी देने के बाद भी वो पौधा 1 सेंटीमीटर भी जमीन के बाहर दिखाई नहीं देता। और इस बीच में अगर किसान कहीं चूक जाए तो वो पौधा पूरी तरह मर जाता है। लेकिन किसान लगा रहता है, लगातार लगा रहता है, और 5 साल बाद सिर्फ 5 हफ्तों में वो पौधा हो जाता है 90 फीट ऊंचा। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये कहानी सटीक उदाहरण है उन सभी ग्राफ्स का जो पावर ऑफ प्रोसेस के फर्स्ट पार्ट में हमने देखे हैं। तो हम आज यही डिस्कस करेंगे। हमें लगता है कि जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी सिलेक्शन लिया है वो या तो बहुत ज़्यादा लकी है, या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट वो हमारे लिए होता है, लेकिन उस फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने के पीछे छुपा होता है 4 से 5 साल का एक हिडन प्रोसेस जो कि हम नहीं देख पाते। लेकिन जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उसने उस प्रोसेस को जिया होता है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। जिसकी हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और जब हम फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस और सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस समझ जाएंगे तो हमें अटेम्प्ट्स की सारी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। हमें लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना कोई मैजिकल पावर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी एट द ब्रेन फ्रंट का तीसरा डॉट, पावर ऑफ प्रोसेस पार्ट 2 बाय बीइंग IAS। तो एस्पिरेंट्स, पावर ऑफ प्रोसेस के फर्स्ट पार्ट में जब ग्राफ नंबर 3 प्लस ग्राफ नंबर 4 को हम कंबाइंड करके देखते हैं तो हमारे सामने एक क्लियर इमेज निकल के आती है कि जब हम कोई अच्छी आदत की शुरुआत करते हैं तो शुरू में हमें लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा और फीलिंग भी नेगेटिव आती है। लेकिन समय के साथ आगे बढ़ते रहने पर अच्छी आदत का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है और एंड रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक वैसे ही जब हम किसी बुरी आदत की शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें तुरंत जो परिणाम मिलता है वो अच्छा मिलता है। लेकिन अगर हम उस बुरी आदत को कंटिन्यू करते हैं तो समय में आगे बढ़ने के बाद वो बुरी आदत हमें बहुत बड़ा नुकसान देके जाती है और उसका एंड रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट होता है ये होता है फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। मीन्स कि जो फर्स्ट रिजल्ट आया है वो हैबिट के अकॉर्डिंग आया है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज आज मैं 10th क्लास में हूँ, मैंने पढ़ना शुरू करा। मैंने एक टारगेट बनाया कि मुझे 10th क्लास में 90% लाने हैं, 95% लाने हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई, उसके लिए मैंने पढ़ना शुरू करा और उस प्रोसेस में मैंने पूरा बिलीव करके अपने आप को पूरा डिसिप्लिन रख के उस प्रोसेस को फॉलो किया। एग्जाम आया, मेरा रिजल्ट आया और मैं क्या देखती हूँ कि मेरे 95% आ चुके हैं। तो ये मुझे परिणाम मिला मेरी एक अच्छी आदत की शुरुआत करने से, जो मैंने जब सेशन स्टार्ट हुआ था तभी स्टार्ट कर दी थी। एक प्रॉपर मैंने प्लान बनाया था, एक शेड्यूल बनाया था और उसको डिसिप्लिन के साथ मैंने फॉलो किया था। तो ये जो मेरे 95% आए हैं इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब कि जो डायरेक्ट रिजल्ट हमें दिखता है वो होता है फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन जो चमत्कार बोलते हैं, जिसे हम मैजिक बोलते हैं या लक बोलते हैं, वो छुपा होता है सेकंड ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस में। वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं कि सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस हमारी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस लाना शुरू करते हैं। तो जब मैंने 10th क्लास में एक शेड्यूल बनाया तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट मुझे मिला 95% के रूप में। लेकिन जब मैं वो साल भर तक प्लान फॉलो कर रही थी, वो शेड्यूल फॉलो कर रही थी, तो मेरे अंदर और स्किल्स भी तो अक्वायर हो रही थी, जैसे कि डिसिप्लिन्ड होना, जैसे कि कमिटेड होना, जैसे कि डिटरमाइंड होना, जैसे कि फोकस्ड होना, जैसे कि अपने बनाए प्लान पर स्टिक करना, जैसे कि एक चीज़ को लगातार फॉलो करना, जैसे कि कंसिस्टेंसी का गुण भी मेरे अंदर आ गया। तो ये जो सेकंड ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये जो सेकंड ऑर्डर के बेनिफिट्स होते हैं, ये डायरेक्ट हमें कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन ये ऐड हो रहे होते हैं हमारी पर्सनैलिटी में। अब इस सेकंड ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस के आप फायदे देखते जाइए।
मेरे 10th क्लास में 95% आ गए, तो अब 11th क्लास में मेरी एस्पिरेशंस बढ़ेंगी या घटेंगी? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेंगी। तो 11th क्लास में मैंने अपने लिए एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया। सपोज मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, या मुझे बहुत अच्छा लॉयर बनना है, या मुझे CA बनना है, CS बनना है, कुछ भी बनना है। तो उसके लिए फिर मैंने अपना एक फील्ड चूज़ करा, और क्योंकि 10th क्लास में पूरा प्लान फॉलो करने की मुझ में आदत बन गई है, मुझ में फोकस आ गया है, मुझ में कंसिस्टेंसी आ गई है, मुझ में कमिटमेंट आ गया है, तो उस चीज़ को मैंने 11th क्लास में भी कंटिन्यू करना शुरू करा, और उसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी फेस करनी नहीं पड़ी, क्योंकि वो अब चीज़ें मेरी हैबिट में आ चुकी हैं। फिर 12th क्लास में मैंने फिर से एक टारगेट बनाया कि मुझे बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, और इसी के साथ मुझे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम भी निकालना है मेरे फील्ड के अकॉर्डिंग। तो जो 10th क्लास में मैंने आदत डाली थी, फोकस की, कंसिस्टेंसी की, कमिटमेंट की, वही आदत सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में 12th क्लास में भी मेरे काम आ रही है। फिर 12th क्लास का रिजल्ट आया, और अगेन मैं क्या देखती हूँ कि मैंने अपने स्कूल में भी टॉप किया है, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप किया है। चलिए, ये हुआ सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस का फर्स्ट बेनिफिट। अब जब मैंने 12th क्लास में भी टॉप कर लिया, जब मेरे 12th क्लास में भी अच्छे मार्क्स आ गए, तो मेरी एस्पिरेशंस खुद से बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियस सी बात है कि मेरी एस्पिरेशन फिर से एक बार बढ़ेंगी। तो 12th क्लास में मैंने एक और प्लान बनाया मेरे लिए कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है। तो जब लगातार 2 साल तक 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में मैंने अपने आप को इतना ट्रेंड कर लिया कि अब मुझे फोकस करने में दिक्कत नहीं होती, अब कंसिस्टेंसी मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो चुका है, अब खुद के कमिटमेंट पर टिके रहना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का अपना एक फिर से एम बनाया, और मैं क्या देखती हूँ कि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और मैं उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हुई, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्या ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि मैंने उस एग्ज़ाम को देने से ठीक 1 साल पहले तैयारी शुरू कर दी थी? नहीं ना। वो मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ है? जब मैंने 10th क्लास में ही अपने आप के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव हैबिट्स को एक्वायर करना शुरू कर दिया था, सब कॉन्शियसली। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ प्रोसेस एंड इट्स रिलेशन विथ UPSC टॉपर्स एंड अटेम्प्ट्स साइकोलॉजी। तो सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस के डिस्कशन से हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि जब हम कहते हैं कि ये IIT और IIM वालों का ही सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा क्यों होता है और इन्हीं का सिलेक्शन जल्दी क्यों होता है, तो इसका जवाब तो हमें मिल चुका है। क्योंकि जिन बच्चों का IIT में सिलेक्शन होता है वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं 10th क्लास से, 11th क्लास से, 12th क्लास से, और फिर थ्रू आउट जब वो IIT में पढ़ते हैं तो फोकस, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन के साथ साथ और भी स्किल सेट्स होते हैं जो IIT में एजुकेशन लेने के थ्रू ही उनके अंदर इनकलकेट होते रहते हैं। इसलिए सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में उनको UPSC में ये बेनिफिट मिलता है कि वो या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं या सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं, और उन्हीं का सिलेक्शन रेशियो इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि UPSC अपने आप में एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपके ब्रेन को प्रॉपर प्रोसेसिंग चाहिए होती है 3 से 4 साल की। तो अब हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि UPSC IITians के लिए, IIM के लिए बायस्ड है। अब हम समझ चुके हैं कि इसका सीक्रेट छुपा है सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस में। ठीक ऐसे ही ये एग्जाम्पल अप्लाई होता है जो स्टूडेंट्स DU से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब जो स्टूडेंट DU से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उनका एस्पिरेशन है UPSC को क्रैक करने का, तो वो उस एस्पिरेंट से अपने आप ही आगे हो जाते हैं जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सोच रहा है कि मुझे UPSC का अटेम्प्ट देना है। जो एस्पिरेंट DU में पढ़ के UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए एक एडेड बेनिफिट हो जाता है सब्जेक्ट्स का, क्योंकि DU में अगर वो ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड के सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो UPSC में उसके लिए अगेन उसका ब्रेन उसके प्रोसेस में आ चुका होता है
और उसके लिए अटेम्प्ट्स क्लियर करना ज़्यादा इजी होता है बजाय उस एस्पिरेंट के जिसने ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करा है कि मुझे अब यूपीएससी क्लियर करना है। तो हमें दो बातों का जवाब तो यहीं से मिल गया कि आईआईटी और आईआईएम के स्टूडेंट्स का ज़्यादा सिलेक्शन क्यों होता है, डीयू के स्टूडेंट्स का जल्दी सिलेक्शन क्यों होता है, या फिर जो बच्चे एम्स से पढ़ के आए हैं या फिर किसी और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करके वो लोग 12th क्लास से ही अपनी प्रिपरेशन में जुड़े हुए थे, उनका सिलेक्शन जल्दी क्यों होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हिंदी मीडियम वालों का जो सिलेक्शन रेशियो है वो इतना कम क्यों है और उन्हें इतना वक्त क्यों लगता है। तो इसका जवाब भी छुपा है उसी प्रोसेस में। आप राजस्थान के, यूपी के, बिहार के हिंदी मीडियम स्कूल्स की हालत देखिए। वहाँ पे बच्चे का प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे ना तो बच्चों की ब्रेन ट्रेनिंग पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, ना ही उनके लॉजिकल डिस्कशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसलिए जब एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट 12th क्लास करके क्लियर होता है तो इंग्लिश उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और अगर उसने ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम के ही किसी कॉलेज से कर ली तो जितनी भी स्किल सेट, जितना भी अक्वायर्ड प्रोसेस उसके ब्रेन को चाहिए होता है वो उसको मिल ही नहीं पाता। इसीलिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हिंदी मीडियम से यूपीएससी क्लियर करते तो हैं लेकिन उन्हें 4 से 5 अटेम्प्ट्स भी लग जाते हैं और कभी कभी आखिरी अटेम्प्ट में भी उनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि अगेन वही बात है कि यूपीएससी को क्लियर करने के लिए आपके ब्रेन को 4 से 5 साल की प्रोसेसिंग जरूरी है ही है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी का प्रोसेस अपने आप में इतना लेंदी है कि 1 साल में इसको कवर करना ह्यूमनली किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग, आपके ब्रेन की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अब हम समझते हैं मिड अटेम्प्ट्स की साइकोलॉजी को और लास्ट अटेम्प्ट की साइकोलॉजी को। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने 10th क्लास में एक प्लानिंग बनाई, 95% लाऊंगे, उसके बाद आ भी गए और फिर मेरा 12th क्लास में भी अच्छा रिजल्ट आ गया। 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन भी अच्छी जगह से कर ली और ग्रेजुएशन के बाद जैसे ही मैंने यूपीएससी अटेम्प्ट दिया और मेरा क्लियर हो गया, हिप हिप हुर्रे। लेकिन सबकी लाइफ तो ऐसी नहीं होती ना। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपनी अर्ली एजुकेशन में बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स कहलाते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ बैड हैबिट्स या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसी आ जाती हैं कि उनका ग्राफ धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगता है। ठीक वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्कूलिंग में इतने ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं होते, लेकिन कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में उन्हें थोड़ा थोड़ा एक एहसास होने लगता है कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो वो तभी से अपने आप में एक पॉजिटिव हैबिट का, एक स्किल सेट को अक्वायर करने का एक स्टेप लेना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं और लाइफ के सर्कमस्टांसेस और अच्छी बुरी आदतें हम सब में लगती रहती हैं और ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है और इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो जो सीधी लाइन वाली मैंने बात करी थी कि 10th में भी मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, 12th में भी मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, ग्रेजुएशन भी मैंने अच्छी जगह से कर ली, ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने प्लान बना लिया और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो ये तो एक सीधी लाइन हो गई, लेकिन मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी लाइफ एकदम सीधी पटरी पर नहीं चलती है। उनका एक साइन कर्व होता है जो ऊपर नीचे होता रहता है। तो वही सीक्रेट छुपा है सेकंड अटेम्प्ट, मिड अटेम्प्ट या लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज कि मैं 10th क्लास में बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मेरा स्टडी से फोकस हटने लगा। ठीक है, मैंने गलत फील्ड चूज़ कर लिया, मैंने ग्रेजुएशन गलत स्ट्रीम में कर ली जो कि मेरे इंटरेस्ट से या मेरी जो नेचुरल कैपेबिलिटीज़ हैं उनसे रिजेंबल ही नहीं होता था। तो मैं पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो गई। अब मैं क्या करूं? तो जैसा कि मैंने बताया
कि 10th क्लास तक मैं ब्राइट स्टूडेंट थी। इसका मतलब कि मेरा ब्रेन 10th क्लास तक तो अच्छा काम करता था, लेकिन फिर मैंने इसको डायरेक्शन लेस बना दिया। तो अब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद जाग रही हूँ कि नहीं, मुझे फिर से अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है। इसीलिए ऐसा होता है कई बार कि शुरू में हम स्टडीज़ में बहुत ब्राइट होते हैं, लेकिन बीच में कहीं हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि चलो वापस से हम एक राइट डायरेक्शन लेते हैं, और राइट डायरेक्शन लेते ही हमारा क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद सोचा है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है या मुझे कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप करना है, तो अब 10th क्लास तक मेरे ब्रेन का जितना प्रोसेस हुआ था उसके बाद से ही वो प्रोसेस बिल्ड होना शुरू होगा। और अगर मैंने ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करा है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, तो मुझे 3 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं, मुझे 4 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं, बशर्ते कि मैं लगातार अब उसमें लगी रहूं। तो ये आपको समझ में आया होगा मिड अटेम्प्ट्स की साइकोलॉजी, कि मिड अटेम्प्ट में किन लोगों का सिलेक्शन होता है। मिड अटेम्प्ट में उन लोगों का सिलेक्शन होता है जो शुरू में कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री में अच्छे रहे हों, कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, लेकिन बीच में कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए हों और ग्रेजुएशन के बाद अपनी लाइफ में वो बहुत लेट जगे हों वापस से कुछ बड़ा करने के लिए। तो वहाँ से उनका प्रोसेस वापस स्टार्ट होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि 3 से 4 साल का प्रोसेस आपको लगता ही लगता है। और इसी के साथ हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि कोई किसी साल में बीमार हो गया या किसी के साथ और कुछ मेजर इंसिडेंट्स हो गए जिससे वो नहीं निकल सका, तो ये सारे जो रीजंस होते हैं ये काउंट होते हैं मिड अटेम्प्ट्स में। तो मिड अटेम्प्ट में किन का सिलेक्शन होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने की और लास्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट ना हो पाने की। लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट ना हो पाने की एक कहानी हमारे सामने आती है मिस्टर रजत साम्याल, जो 11 नंबर से इस एग्ज़ाम में चूक जाते हैं। और अपने लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी टॉपर बनने की भी एक कहानी हमारे सामने आती है, जो कि है मिस्टर हरकिरत सिंह रंधावा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनका क्या सीक्रेट है? तो दोस्तों सीक्रेट है लैक ऑफ क्लैरिटी। किसको नहीं थी क्लैरिटी और किस चीज़ के बारे में नहीं थी, चलिए समझते हैं। मिस्टर रजत साम्याल अपने आखिरी अटेम्प्ट में 11 नंबर से चूक गए हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस में तो वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, क्योंकि जैसा कि आप मेरे को बोलोगे कि आप बोल रहे हो कि 3 से 4 साल एक्टिवली इन्वॉल्व होना जरूरी है। 3 से 5 साल अगर आप लगातार लगे हो तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन रजत साम्याल को क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो तो लगातार 9 साल तक इस यूपीएससी की जर्नी में रहे हैं। तो इस पर मेरा आपको ये कहना है कि 9 साल तक लगे रहना एक अलग बात है और क्लैरिटी के साथ लगे रहना बिल्कुल अलग बात है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ की 100% क्लैरिटी हो, 100% क्रिस्टल क्लैरिटी हो कि अगर मैं 3 से 5 साल तक इस जर्नी में ईमानदारी से लगा रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, तो वो जो आपको क्लैरिटी है वो आपके अंदर फ्लो करेगी एक पॉजिटिव एनर्जी का। आपके अंदर होगा एक कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस, वो क्लैरिटी, वो पॉजिटिव एनर्जी भी तो काउंट होती है, उसका भी तो रोल होता है आपकी पर्सनैलिटी में। जो स्टूडेंट आईआईटी का है तो उसके अंदर क्या लगता है आपको, पॉजिटिविटी नहीं होगी क्या? वो अपने आप को लेके डाउट कर रहा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस जरूर हो सकता है, जो भी गलत है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी तो उसमें नहीं होगी। दूसरा, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी क्या? उसको पता होगा कि मेरे जो पिछले रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रहे हैं, तो मैं आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। ये पॉजिटिविटी उसके अंदर होगी। तो जब हम 9 साल तक किसी प्रोसेस में लगे रहते हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही होती है और हमें इस बात की बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं हो कि 3 से 5 साल तक तो एक्टिवली प्रोसेस में इन्वॉल्व होना ही होना पड़ता है, तो हमारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। हम चाहते हुए या ना चाहते हुए भी स्ट्रेस में आ ही जाते हैं किसी ना किसी अटेम्प्ट में, और वो कोई सा भी अटेम्प्ट हो सकता है 3 से 4 साल के बाद जहां आपका सिलेक्शन हो रहा हो। लेकिन
लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ना रही हो, पॉजिटिव एटीट्यूड ना रहा हो और कॉन्फिडेंस ना रहा हो, और इस वजह से आप उस एग्ज़ाम में चूक सकते हैं। और यही हुआ है मिस्टर रजत साम्याल के साथ। आप उनकी जोश टॉक भी सुन लीजिए। लास्ट अटेम्प्ट में तो वो फिर भी कह रहे हैं कि मैं एकदम हैप्पी मूड में था और मेरे अंदर कोई डिप्रेशन नहीं था, लेकिन बीच के जो अटेम्प्ट्स थे उनमें भी तो सिलेक्शन हो सकता था। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं एक ह्यूमन माइंड है, लेक ऑफ क्लैरिटी की वजह से कभी कभी हमारे अंदर स्ट्रेस आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाता है। तो प्रोसेस के साथ साथ जरूरी होती है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी। फिर आपको 3 से 5 साल के बाद कोई नहीं रोक सकता। तो जिनका लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हुआ है, मिस्टर हरकिरत सिंह रंधावा, उनका भी आप जोश टोक सुनेंगे तो आपको ये चीज़ एकदम समझ में आ जाएगी कि उनको इस चीज़ के बारे में 100% क्लैरिटी हो चुकी थी कि मैं तो जो कर सकता था अपनी साइड से मैंने सब कर दिया, या फिर उनको जो अपनी मिस्टेक्स थी वो भी आइडेंटिफाइड हो चुकी थी कि सब लोग बना रहे होंगे नोट्स, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है तो मुझे नोट्स अब इस तरीके से नहीं बनाने। सब लोग पढ़ रहे होंगे यार 10-10 घंटे बैठ के, मुझे नहीं पढ़ना क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। 3 से 5 साल के प्रोसेस में जो भी मैक्सिमम किया जा सकता था वो मैंने कर दिया, और अपने लास्ट अटेम्प्ट में वो इसी माइंडसेट के साथ अपीयर हुए थे, और रिजल्ट आपके सामने है कि उन्होंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को टॉप कर लिया। तो प्रोसेस के साथ साथ बहुत बड़ा रोल होता है क्लैरिटी का। किस चीज़ की क्लैरिटी? प्रोसेस की क्लैरिटी। बहुत बड़ा रोल होता है पॉजिटिव एनर्जी का, और बहुत बड़ा रोल होता है कॉन्फिडेंस का। तो आई होप अटेम्प्ट्स की सारी साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप जब भी कोई टॉपर्स टॉक सुनो तो आप उसकी हिस्ट्री में जाओ, कॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली भी। उसकी पूरी एक एक ग्राफ बनाओ आप, तो उसमें आपको बहुत सारी पॉजिटिव हैबिट्स का, रूटीन का, फोकस का, कंसिस्टेंसी का, परफॉर्मेंस का एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिल रहा होगा। और फिर आप उस टॉपर स्टॉक का एनालिसिस इस तरीके से करोगे तो आपको अपने बारे में भी क्लैरिटी हो जाएगी। आई होप पावर ऑफ प्रोसेस का यूपीएससी के टॉपर से अटेम्प्ट की साइकोलॉजी से क्या कनेक्शन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ प्रोसेस एंड यूपीएससीज डिमांड। तो इसका सटीक जवाब यही है कि इंडियन जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम करती है ग्रेजुअल चेंज के प्रिंसिपल पर। इसका मतलब है कि इंडिया की ब्यूरोक्रेसी में कुछ भी सडन चेंज नहीं होता है, चाहे वो कोई स्कीम हो, चाहे वो कोई मेजर चेंज हो, कभी भी एकदम से बदलाव नहीं आता है, धीरे धीरे बदलाव आता है। तो यूपीएससी ने भी अपना प्रोसेस कुछ इसी तरीके से बना रखा है, और उन्हें उसी कैंडिडेट की तलाश है जो प्रोसेस में बिलीव करता हो और प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसके पास पेशेंस हो। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी ने अपने सिलेबस को, अपने एग्जाम पैटर्न को जैसा भी डिज़ाइन कर रखा है वैसा क्यों कर रखा है, क्योंकि उन्हें एक ऐसे ही कैंडिडेट की तलाश है जो खुद एक प्रोसेस से निकला हो, जो प्रोसेस में यकीन करता हो और जो पेशेंस के साथ बदलाव लाने में यकीन करता हो। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ प्रोसेस वर्सेस यू। तो मुझे आपसे पूछना है कि आप अपनी नोटबुक में एक डॉट लगाइए और अपने आप से पूछिए, अपना पूरा एनालिसिस करिए कि आप कितने सालों से किसी पॉजिटिव हैबिट के प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। चाहे वो कोई स्किल सेट हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे फोकस हो, कंसिस्टेंसी हो, रूटीन हो, बुक रीडिंग की हैबिट हो। अगर आप किसी भी एक अच्छी हैबिट में इन्वॉल्व हैं तो सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में बाकी सारे बेनिफिट्स धीरे धीरे आपकी लाइफ में आ ही जाएंगे। तो आप उस डॉट को लगा के रखिए, और जितनी भी यूपीएससी से जुड़ी डिमांड है उस प्रोसेस में वो सारी स्किल्स को धीरे धीरे अक्वायर करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। आपका वो डॉट समय के साथ कनेक्ट हो जाएगा, बशर्ते कि आप लगातार लगे रहें। लास्ट में मुझे आपसे यही कहना है कि माना के मुश्किल है सफ़र पर सुन ओ मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम
कदम बढ़ाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। रुकना तो बंदेया, झुकना तो बंदेया, राह पे चल बंदेया। रुकना तो बंदेया, झुकना तो बंदेया, राह पे चल बंदेया। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।